हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। द वेट ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट इज नोन एज वन इक्विवेलेंट। सिंपली देखिए, कोई भी सब्सटेंस का जो वेट होता है, कोई भी सब्सटेंस का वेट होता है वो किसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है? फिर से सुन लीजिए। द वेट ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। जो भी सब्सटेंस का वेट होता है वो किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन इक्विवेलेंट बोलते हैं। सिंपली बहुत आसान चीज है। अब देखिए, आपको मैं मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स, इसका फार्मूला मैं लगभग 150-200 बार बता चुका हूँ। तो बताइए कितना होता है? W/M। क्या होता है? W/M। W क्या है? गिवन मास। M क्या है? मोलर मास। बहुत बार बता चुका हूँ। W/M मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये मैं लिख भी देता हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? अब देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल होता है, सिंपली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ये किसके बराबर होता है? इसमें W/M होता है और इसमें क्या हो जाता है बताइए? W/E हो जाता है। क्या हो जाता है? W/E। फिर से सुन लो, नंबर ऑफ मोल में होता है W/M गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं तो इसमें क्या हो जाता है बताइए? W/E हो जाता है, मतलब गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट। क्लियर? सिंपली यही क्या है? अंतर है किसमें? नंबर ऑफ मोल में और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में। क्लियर? अब देखिए, हम लोग क्या समझने वाले हैं? ई निकालने वाले हैं। ई कैसे निकालेंगे बताइए? और हम लोग ई के बारे में जानते हैं। ई क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बताओ? M/n फैक्टर। क्या होता है? M/n फैक्टर। ठीक है, M/n फैक्टर। ये क्या है? इक्विवेलेंट वेट होता है, जिसका फॉर्मूला मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ। 3-4 क्लास से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि M जो है मोलर मास और N क्या है? N क्या है? N फैक्टर क्या है बताइए? वैलेंस फैक्टर भी बोलते हैं, जो कि निकालने में आपको बता चुका हूँ किस तरह से निकाला जाता है। 5 तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस भी कर लिए हैं। N फैक्टर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। अब हम लोग क्वेश्चन वाले पोर्शन में आ रहे हैं। इसमें जो है इक्विवेलेंट वेट समझने के बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आप समझिए कि ये चैप्टर कंप्लीट है। आपको मैं एडिशनल चीज़ें भी थोड़ा बहुत सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, E इक्वल टू क्या आता है? M/n फैक्टर। क्लियर? अब हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय, क्या उल्टा कर दो इसको? उल्टा कर दीजिए, इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दीजिए। सेम बात हुआ। हम लोग को फार्मूला लाना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का बताइए? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का होता है W/E डिवाइडेड बाय क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएंगे? W/M हो जाएंगे। W से W क्या हो गया? कैंसिल आउट। M ये ऊपर चला जाएगा और ये E किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? M/E हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग ये निकाल लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को अगर नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर आ जाता है बताइए? ये बताओ किसके बराबर आ जाता है? बोलिए, किसके बराबर आ गया? W/E आ गया। W/E होता क्या है? अभी मैं इधर लिखा हूँ। W/E क्या होता है बताइए? W/E क्या हो जाता है? ये n फैक्टर निकल जाएगा। n फैक्टर इधर ले जाओगे, E डिवाइड में आ जाएगा, तो M/E क्या हो जाएगा? n फैक्टर हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग एक फार्मूला ला लिए। क्या फार्मूला आ गया बताओ? फार्मूला क्या आ गया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम जब डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल से, तो क्या निकल जा रहा है? n फैक्टर निकल रहा है। तो एक फार्मूला हम लोग निकाल लिए। इक्विवेलेंट हमें पता होगा, नंबर ऑफ मोल पता होगा, तो हम n फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक फार्मूला आ गया। चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। चलिए ये मिटा देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ये मिटा के उसके बाद मैं लिख देता हूं अच्छे से। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इधर ले जाकर, तो क्या हो जाएगा बोलो, n फैक्टर इनटू क्या हो जाएगा बताइए, इनटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो फार्मूला एक और निकल गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं कब, जब हमें n फैक्टर पता हो और नंबर ऑफ मोल पता हो। ये एक फार्मूला हो गया, क्लियर। अब देखिए ये कब हम यूज करेंगे फार्मूला बताओ, ये हम फार्मूला तब यूज करेंगे जब W क्या हो, गिवन हो, मतलब W मतलब क्या, मास क्या हो, गिवन हो, मतलब W क्या है, गिवन मास। ऑलरेडी मैं आपको बताया हूँ बहुत बार, हम लोग जो मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं W आपको ऑलरेडी डोनेट किया हुआ हूँ कि इसका मतलब होता है गिवन मास। ठीक है, जब मास गिवन हो तब ये फार्मूला यूज करेंगे। जब वॉल्यूम गिवन हो, वॉल्यूम, तब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, n इंटू वी, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, n इंटू वी। वी किस में रहेगा, लीटर में। जब वॉल्यूम गिवन हो, क्या गिवन हो, जब आपको वॉल्यूम गिवन हो, v गिवन हो, इसमें क्या गिवन हो, v गिवन हो, तब ये हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर, तो ये दोनों फार्मूला हो गया। ये कब, n इंटू वी, नंबर ऑफ मोल इंटू क्या आ जाएगा, क्लियर, इंटू v। ये आपको मैं बता दूंगा और अच्छे से। n क्या है, सॉरी यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ मोल नहीं है, नॉर्मलिटी है। क्या है, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। ये आपको मैं बताया हुआ हूँ मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखे हो तो ये मैं फार्मूला बताया हुआ हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नॉर्मलिटी इंटू क्या है, वॉल्यूम, जब वॉल्यूम गिवन होता, क्लियर, जब क्या गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो। मैं एक ही बार बार बोलता हूँ, जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं उसको मैं बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट देखिए, चलो यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो दो फार्मूला निकल गया। एक कब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, जब n फैक्टर पता हो हमें और नंबर ऑफ मोल पता हो या गिवन मास हमें दिया हुआ हो, और v गिवन होगा तो नॉर्मलिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम से। क्लियर। अब देखो मोलारिटी का भी फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। मोलारिटी m इक्वल टू क्या होता है बताइए, मोलारिटी m इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किसमें होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए। यह फार्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मेरा वीडियो जो है देखिए अच्छे से, मैं सब चीज़ें बताया हूँ पहले भी, अब दोबारा हम लोग इसको रिपीट कर रहे हैं। थोड़ा सा देखो गाड़ी वाड़ी की आवाज़ आपको आती होगी ये रोड के किनारे ही रूम है। ठीक है, इसमें मैं वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, और ये थोड़ा रूम मुझे मतलब इसमें शूट करने में मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल है रूम, इसीलिए मैं बनाता हूँ। बाकी चलिए देखते हैं, ये एक फार्मूला हो गया। और नॉर्मलिटी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। मोलारिटी हो गया सिंपली नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा बताओ, नॉर्मलिटी जिसको हम लोग n लिखते हैं। तो इसमें तो नंबर ऑफ मोल होता है, इसमें क्या आ जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम किस में रहेगा, इन लीटर। तो ये दो फार्मूला हम लोग को क्या हो गया, मिल गया। ऑलरेडी वैसे हम लोग ये जानते हैं, पहले भी पढ़े हुए हैं ये। ठीक है, ये बस सिंपली ये फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े थे, ये भी अभी हम लोग पढ़ लिया। बाकी सबको हम आपको डिराइव करके बता रहे हैं, ये नहीं कि सिंपली लिख नहीं दे रहे हैं, सब डिराइव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, अच्छे से वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा चीजें। चलिए अब हम लोग आगे समझेंगे नॉर्मलिटी को अगर मोलारिटी से हम डिवाइड कर दे तो क्या होगा। देख लेता हूँ जगह नीचे है कि नहीं, बहुत नीचे जगह है यार, आराम से लिखा जाएगा, मैं खामा का परेशान हो रहा था। चलो देखो, नॉर्मलिटी को हम लोग
जब डिवाइड करेंगे किससे, मोलारिटी से, तो कितना आएगा देखिए। नॉर्मलिटी कितना होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्लियर। डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, डिवाइडेड बाय एम क्या है, मोलारिटी कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब n अपॉन m कितना हो जाएगा, n क्या है, नॉर्मलिटी, m क्या है, मोलारिटी, क्लियर। अब देखो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर। अब देखो n बाई m कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ यही क्या होता है, अभी शुरुआत में ही लिखाया था मैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, बताओ, n फैक्टर के बराबर होते हैं। कितने होते हैं बताइए, n फैक्टर के बराबर होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। अब देखो हम लोग फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, n जो है नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, n फैक्टर इंटू m हो जाएगा, n फैक्टर इंटू कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, क्लियर। तो ये फार्मूला निकल गया। नॉर्मलिटी जो होता है, नॉर्मलिटी कितना होता है, n फैक्टर इंटू मोलारिटी होता है। नॉर्मलिटी कितना होता है, n फैक्टर इंटू मोलारिटी होता है। आपको समझ में इतना आ गया होगा। तो फार्मूला हम लोग ऑलरेडी क्या कर लिए, डेराइव कर दिए। अब हम लोग फार्मूला बाकी सब याद करना है। अगर आपसे याद नहीं हो रहा है तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ इस टॉपिक पे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल आपको नहीं समझ में आया होगा तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो है इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जो क्वेश्चन हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से किए थे वो क्वेश्चन हम लोग इक्विवेलेंट वेट से भी करेंगे। बहुत आसानी से आप लोग इस इक्विवेलेंट वेट से आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आपको मैं दिखाऊंगा भी, और मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ, अगर आपको याद होगा, अगर मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे हो तो एक दिन मैं बोला भी था कि मोल कॉन्सेप्ट से भी इजी मैं आपको मेथड्स बताऊंगा बाद में, अभी नहीं। तो ये समय आ गया है, आपको अब मैं बताऊंगा। थोड़ा सा लेट हो गया, हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। वीडियो में बाद में लगातार आपके लिए बनाऊंगा, और मेरा वादा है कि हम लोग 2 साल में अपना जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जुड़े रहिएगा तब, क्योंकि देखो अभी धीरे धीरे ही अपना एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। मान लो कि अभी हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, अगर मैं लगातार मेहनत करने लगे तो नुकसान है ना मेरे लिए, समझ रहे हो। ऐसे भी क्रिटिसिज्म बहुत सहना पड़ता है, बिना फायदे के कोई काम करो तो, ठीक है ना। तो बाकी कोई बात नहीं है, क्रिटिसिज्म लोग करते हैं तो और उससे मोटिवेशन मिलती है अच्छा करने का, मेरा अपना मानना है। बाकी लोगों का अपना अपना सोच होता है। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मलिटी जो है n फैक्टर इनटू क्या होता है, मोलारिटी होता है, क्लियर। और एक बात बता देना चाहता हूँ, देखो पढ़ाई करो तो थोड़ा मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं करो, लेकिन एकदम से ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं, सो रहे हैं, बैठे हुए हैं, एकदम लेटे हुए हैं, अरे हमारा तो निकल जाएगा, सब भगवान भरोसे है, अभी हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। मेहनत करनी है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना चाहिए उतना स्ट्रेस लो, ठीक है। एक पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है जिससे कि आपको मतलब आपके लाइफ में अच्छा हो सकता है, क्लियर। अब ऐसा नहीं कि अब इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिए कि सब आपका काम खराब हो रहा है, वैसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब आप एनालाइज करिए अच्छे से, और उसके बाद और अच्छा करिए लाइफ में। बाकी तो हम लोग हैं ही, अगर आपको जो भी ज़रूरत पड़े हेल्प करने के लिए हम रेडी हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो आप अच्छे से, जितना भी वीडियो मेरा है थोरोटली देखिए। आपको मैं बोल रहा हूँ, श्योर कर रहा हूँ कि आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम मेहनत करके आते हैं आपके लिए, ताकि आपको आसानी से चीज़ों को बताया जा सके और आपसे क्वेश्चंस बने, इसलिए मैं थोड़ा एनालाइज करके आता हूँ। चलिए, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी वीडियो को पॉज करके मैं अच्छा से पहले लिख देता हूँ। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का लॉ क्या है, इसलिए अब हम लोग समझो कि एक बार थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा तो सिर्फ क्वेश्चन ही बच जाएगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा, समझ में आ गया।
तो चलिए यहाँ तक अब देखिए हम लोग लॉ समझने वाले हैं इक्विवेलेंस का लॉ। कैसे हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जो इक्विवेलेंस है उसको हम लोग बनाए कैसे। देखिए इसमें क्या होता है, एनी केमिकल रिएक्शन इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस। जैसे कि देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो, दोनों का जो इक्विवेलेंट वेट होता है क्या होता है, सेम होता है। ये यही कहना चाह रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कहने का मतलब ये है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है कुछ भी हो, केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस भी नहीं हो तब भी जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा किसका, रिएक्टेंट का, सेम होगा। किसके बराबर होगा बताओ, प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो यही क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही कहता है। क्लियर। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या सीखे थे, मोल कॉन्सेप्ट में बिना जो केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस्ड किए हुए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें देखो कितना आसान है, इसमें तो भाई बिना बैलेंस किए, नो नीड ऑफ बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इसमें बैलेंस करना ही नहीं है। ऐसे ही हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट जो इक्विवेलेंट होगा रिएक्टेंट का, वही इक्विवेलेंट किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देख लो, अगर मान लो एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन है। पहला ऑप्शन में पढ़ लेते हैं हम लोग क्या, केमिकल रिएक्शन। लेट अस सपोज एक केमिकल रिएक्शन है, A प्लस बी रिएक्ट करके क्या बना रहा है, C प्लस डी। अनबैलेंस्ड भी है, कोई दिक्कत नहीं है, अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं किया गया है, उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट जो होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए किसके बराबर होगा बताइए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्विवेलेंट, चलो इक्विवेलेंट ही लिख लो, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना वेट लिख कर, सिर्फ इक्विवेलेंट लिख देते हैं, समझ में आपको आ जाएगा मुझे पता है, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ क्या लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा है। अगर देखो यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है, पेशेंस रखोगे तो सब समझ में आएगा, मेरा वादा है, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट या कहो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ए का किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट बी के बराबर होगा, देन इक्विवेलेंट ऑफ सी के बराबर होगा, देन इक्विवेलेंट ऑफ डी के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि सबके इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे थे मोल कॉन्सेप्ट में, नंबर ऑफ मोल, उसमें क्या सब मोल सेम हो रहे थे, सेम नहीं हो रहे थे। वो तो स्टोइकियोमेट्री निकाल के उसके बाद ही हम लोग क्या कर रहे थे, मोल, नंबर ऑफ मोल निकाल रहे थे, तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। इससे हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखना, मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं वेट इक्विवेलेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अभी बताया था आपको, क्या होता है, W बाई ई होता है। क्या होता है, W बाई ई, तो W ऑफ ए डिवाइडेड बाई ई ऑफ ए क्या हो जाएगा, W ऑफ ए मतलब ए जो है आपका रिएक्टेंट, उसका वेट डिवाइडेड बाई इसका इक्विवेलेंट वेट प्लस इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू W ऑफ बी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, इक्वल टू क्या होगा, W ऑफ सी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी, इक्वल टू क्या होगा, W ऑफ डी इक्विवेलेंट वेट ऑफ डी। सब क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्लियर, चलिए दिख रहा है, वेरी गुड। चलो तो ये एक समझ में आपको आ गया होगा कि सबके इक्विवेलेंट जो होंगे क्या होंगे, सेम होंगे। और हम फार्मूला जानते ही हैं, अभी आपको बताया भी था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, W अपॉन ई होता है। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, W अपॉन M होता है, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल हो गया। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास अपॉन गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो यही सिंपली थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। क्लियर। अब चलिए देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये केमिकल रिएक्शन हो गया, यहाँ तक लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का बातें करते हैं। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा देख लो, अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा,
दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन होता है। क्या होता है? एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो आपको बताया भी हूँ, एसिड और बेस एक साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एसिड और बेस एक साथ जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक है, 10th क्लास में भी पढ़ना है और मैं आपको बताया भी हूँ ऑलरेडी वीडियो में। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो तो मेरी सब वीडियो देखो यार, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी देता हूँ। तो ये जो है एक्चुअली में कौन सा रिएक्शन होता है? एसिड बेस रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? एसिड बेस रिएक्शन होता है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। क्लियर? अब देखो इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर होता है किससे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस के। दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर? अब देखो इसमें क्या करना है, एसिड में बेसिसिटी से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। बेसिसिटी से क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई कर देनी है, इनटू क्या आ जाएगा? WA डिवाइडेड बाई M। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? एसिसिटी इनटू WB डिवाइडेड बाई MB। अब ये क्यों आया, ये कैसे आया, देखो समझा देते हैं। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, कितना होता है बताइए? कितना होता है? W/E होता है। E का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? E का फॉर्मूला होता है M/N फैक्टर, और N फैक्टर एसिड का क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे E के जगह पे हम क्या लिख दिए हैं? देखो ये तो E है ना, E के जगह हम लोग लिख दिए हैं एसिड का मोलर मास डिवाइडेड बाई N फैक्टर। तो आपको बताया हुआ है ऑलरेडी N फैक्टर। अगर एसिड का होगा तो उसका क्या होगा? बेसिसिटी होगा। क्या होगा? बेसिसिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेसिसिटी। और बेसिसिटी आपको निकालने में मैं सिखाया हूँ, प्रॉपर वीडियो है, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ मैं अपने वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेसिसिटी इंटू WA/MA इक्वल टू एसिसिटी इंटू W/M। ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। कब? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, दैट मीन्स एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, अब देखो फॉर कंपाउंड, चलिए अब मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो तीसरा क्या है? फॉर कंपाउंड। अगर कंपाउंड के लिए बात की जाए, फॉर कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड की बात की जाए तो लेट अस सपोज M+N है। M एक कंपाउंड है, रिएक्ट कर रहा है किससे? N से, और क्या बना रहा है बताओ? MXNY बना रहा है। MXNY बना रहा है। ये एक कंपाउंड बना रहा है MN से रिएक्ट करके। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि M एक एलिमेंट है, N भी एलिमेंट है, दोनों रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेते हैं MXNY। ठीक है, अब इसका आपको बताना है कि इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट सेम होता है। इक्विवेलेंट ऑफ M किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट ऑफ N किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट ऑफ MXNY। ठीक है, ये तीनों क्या होंगे? सेम होंगे। तीनों क्या होंगे बताओ? सेम होंगे। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चौथा देखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। चौथा क्या देखेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। फोर्थ है रिडॉक्स रिएक्शन। फोर्थ है रेडॉक्स रिएक्शन। जब रेडॉक्स रिएक्शन होगा तब क्या? तो इसमें देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से सुन लो, इसमें जो होता है इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और आपको इक्विवेलेंट ऑलरेडी मैं बताया था क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, जिसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी उसको पहले ही लिख चुका था। तो सिर्फ ई क्यू का मतलब होता है इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्लियर। चलिए, तो ये और निकल गया, किसके बारे में बात हो गया बताइए, ये बात हो गया 4 रिएक्शन अगर होंगे तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, क्लियर। अब देखो, एक आपको मैं न्यूमेरिकल बता देता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल के बाद थोड़ा एक नहीं होता है, ओवरव्यू मिल जाए। इसके बाद मैं प्रॉपर वे में एक से 1.5 घंटे का कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल की करा दी जाए, किसकी, इक्विवेलेंट वेट की, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि 2 घंटे के भी बना दें, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लें, ताकि आपको कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो सके, ठीक है। बाकी हम लोग जो भी थ्योरी था वो कवर कर चुके हैं इस चैप्टर का, मतलब अभी तक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है ये चैप्टर। सिर्फ अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस की तो कोई लिमिट नहीं होती है, उसमें जितना चाहते हैं हम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को दिया जाए, ताकि आपको जो भी डाउट्स हो क्लियर हो सके। चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं, एक क्वेश्चंस देखते हैं। मैं लिख देता हूँ इसको मिटाकर, ताकि टाइम की बचत थोड़ा हो। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है किसका, NaOH का। न्यूट्रलाइज करना आपको क्या, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 को न्यूट्रलाइज करना है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, अभी आपको बताया थे एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो बताया था कि आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो ये वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू क्या होगा बताइए, इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। एसिड में यहाँ पे क्या एसिड है बताइए, कौन सा एसिड है। चलो, एसिड पहले नहीं लिखो, पहले बेस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग बेस के जगह क्या यूज करेंगे बताइए, कौन सा बेस है, NaOH क्या है, बेस है। तो NaOH का इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2SO4 का इक्विवेलेंट। ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तभी क्या हो जाएगा, तभी क्या होगा, न्यूट्रलाइज रिएक्शन होगा, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी आपको बताया था कि जब हम लोग बेस का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एसिडिटी से। तो इसमें OH माइनस कितना दे सकता है, 1 दे सकता है। तो 1 इंटू W, किसका W, NaOH का मास, डिवाइडेड बाई क्या करना है आपको बताइए, मोलर मास से यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। किसके मोलर मास से, NaOH कितना है, अभी फॉर्मूला लिखाया था बेस का A इंटू WB डिवाइडेड बाई MB, ठीक है। वो कैसे आया था ये भी आपको बताया था, बहुत आसान तरीके से और बहुत फास्ट वे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा, 23 + 16 39 + 1 40, क्लियर। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। तो H2SO4 में एसिडिटी कितनी हो जाएगी, सॉरी ये तो एसिड है, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन दे सकता है। तो 2 इंटू वेट ऑफ H2SO4, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मास कितना हो जाएगा, 90, मोलर मास कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। आप लोग एक बार जोड़ लीजिएगा, SO4 का होता है 96 और हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 जोड़ दो, 98 हो जाएगा। और मास कितना गिवन है, इसका मास आपको गिवन है क्वेश्चन में 4.9। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 4.9 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 4.9 डिवाइडेड बाई 98। कट जाएगा कितना बार में, 0.2 टाइम्स में कट जाएगा, 0.2 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब देखो मास आपको किसका निकालना है, NaOH का आपको मास निकालना है, 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 0.2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल, और ये जो 10 है ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 10 ऊपर चला गया तो कितना आ जाएगा, 400, कितना आ जाएगा, 400।
कहीं मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट। यहाँ मिस्टेक हो रहा है। चलिए, कैलकुलेशन जो है आप लोग एक बार कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ फिर से। यहाँ पे 0.2 होगा, ठीक है, 0.2, और ये आपका 0.22 इधर 10 मल्टीप्लाई हो सकता, ठीक है, 400 ग्राम होगा आंसर। क्योंकि मैं 4 ग्राम लिख के आया था, हो सकता है मिस्टेक किया होगा मैं उसी समय जब लिखा होगा। तो कितना आ जाएगा? 400 ग्राम। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन मैटर यहाँ नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो हमारा कैलकुलेशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेन मेथड्स होता है, आप एक बार समझिए प्रोसेस कैसे कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड। लगभग समझो कि 30-40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।